से आपका स्वागत है एसआर आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। हमारा लेसन संख्या चल रहा था 7, जिसमें हमने परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, अर्थात तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हम एक हमारे बैग की बात करते हैं कि बैग में बहुत सारी बुक्स एंड नोट बुक्स होती है, तो हम उनको व्यवस्थित रखते हैं तो उनको पहचानने में, उनको निकालने में आसानी रहती है। ठीक उसी प्रकार तत्वों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्तमान में जो अनेक सारे तत्व हैं, वर्तमान में IUPAC के द्वारा निर्धारित 108 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनको याद रखने के लिए, उनके समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ में रखने के लिए, भिन्नता वाले तत्वों को अलग अलग रखने के लिए उनको वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो 18वीं शताब्दी तक आप देखोगे तो 31 तत्वों की जानकारी थी और 1865 तक हमें 63 तत्वों की जानकारी ली। और वर्तमान समय में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री एक संघ है और उस संघ के द्वारा वर्तमान समय में 118 तत्वों को निर्धारित किया गया है, जिसमें कुछ प्राकृतिक तत्व हैं और कुछ मानव निर्मित तत्व हैं। तो ये जो 118 तत्व है, इनको व्यवस्थित करके, क्रमबद्ध करके इनका अध्ययन किया जा सके, कम समय में इनका अध्ययन किया जा सके, तो इनके लिए इनकी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़े। और वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए, जिसमें पहला है डोबेराइनर केत्रिक। उन्होंने तत्वों को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया। उसके बाद में अलेक्जेंडर न्यूलैंड के अष्टक, इन्होंने तत्वों को एक साथ के समूह से वर्गीकृत किया गया और 8वां तत्व पहले तत्व की समान पुनरावृत्ति करता है। उसके बाद में मेंडलिक की आसानी, मेंडलिक ने भी एक आवर्त नियम बनाया और तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। और आधुनिक समय में, वर्तमान समय में जो हम तत्वों के वर्गीकरण का आधार है वह है आधुनिक आवर्त सारणी, और इस आधुनिक आवर्त सारणी को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी मोजले। अब देखो ये आपने एक पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो 3 सिद्धांत वर्गीकरण है, डोबेराइनर केत्रिक, अलेक्जेंडर न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलिक की आवर्त सारणी, इन्होंने तो तत्वों को वर्गीकरण करने का जो मुख्य आधार रखा था वो रखा था परमाणु भार। परमाणु भार के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन इनमें कुछ न कुछ कमियां आती गई और इन सभी कमियों को सुधार कर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया हेनरी मोजले के द्वारा। और आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण का जो आधार था, जो बेस था, वह था परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के आधार पर जैसे हम ये बात करते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के, तो जैसे मैंने माना कि ये कोई तत्व X है, तो यहाँ पर जो मैं संख्या लिखूंगा वो आपका होगा परमाणु क्रमांक, और यहाँ पर जो मैं संख्या लिखूंगा वो आपका होगा परमाणु भार। जैसे सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है, तो ये जो संख्या है परमाणु क्रमांक कहलाएगी और ये संख्या आपकी परमाणु भार कहलाएगी। तो 3 जो आधार थे वो तो परमाणु भार पर थे और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। डोबेराइनर केत्रिक, डोबेराइनर ने क्या किया कि जो तत्व थे उन तत्वों को 3 समूह, 3 के ग्रुप में बनाया। तो 3 तत्वों का समूह बनाने पर मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार दोनों परमाणु के औसत भार के लगभग बराबर प्राप्त होता है। उन्होंने 3 तत्वों का, ये 3 तत्वों का समूह बनाया, ये 3 तत्वों का समूह बनाया और ये 3 तत्वों का समूह बनाया। तो इन 3 तत्वों के जब समूह बनाने पर इन तत्वों के मध्य वाले परमाणु का, बीच वाले परमाणु का जो परमाणु भार है इन 2 परमाणुओं के औसत भार के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो लिथियम का परमाणु भार 7 है और पोटेशियम का परमाणु भार 39 है। इनका औसत निकालने के लिए दोनों को योगफल करके 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे 39 और 7 आपके हो गए 46। 46 में 2 का भाग गया तो वैल्यू आ गई आपकी 23, तो इसकी वैल्यू 23 आ रही है। तो यहाँ पर मध्य वाला जो परमाणु है उसका औसत भार
ऊपर वाले और नीचे वाले परमाणु के बाहर के औसत तुल्यों का और इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही धातु है। तो यहाँ पर धातु के गुणों में समान हो गए, इसलिए एक समूह बन गया। यहाँ पर दूसरे देखते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। यहाँ पर मध्य वाले का परमाणु भार 88 आ रहा है, इनका हम औसत ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम का परमाणु भार 40 है और बेरिलियम का परमाणु भार 137 है बटा 2। इन दोनों का योगफल करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 177 डिवाइड बाई 2 और इसको आप हल करोगे तो वैल्यू का मान आएगा 88 पॉइंट समथिंग, 88 पॉइंट समथिंग मान आएगा। तो ये इसके औसत भार के लगभग बराबर होता है और ये इनमें तीनों के गुणों में समानता होती है। यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों अधातु है, तीनों अधातु है। तो यहाँ पर एक अधातु का ग्रुप बना और इन दोनों का औसत करेंगे तो ये ब्रोमीन के औसत भार के बराबर प्राप्त होगा। तो ये तीन समूहों के तत्वों के त्रिक बनाए, लेकिन कमी ये रह गई कि ये केवल 3 ही त्रिक बना सके। जितने भी परमाणु ज्ञात थे उनमें से केवल 3 त्रिकों का ही निर्माण कर सके और अनेक तत्वों का त्रिकों का निर्माण नहीं कर पाए। न्यूटन के अष्टक, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होंगे। कहने का अर्थ है कि हम संख्या के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लिखा और 8वां तत्व जैसे आएगा तो उस 8वें तत्व के जो गुणधर्म होंगे वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान होंगे और जैसे 9वें तत्व की बात करूं तो उसके दूसरे तत्व के गुणधर्म के समान होंगे। तो ये दूसरा 9वां तत्व है वो दूसरे के बाद में 8वां तत्व है। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करने पर पहले तत्व के गुणधर्म 8वां तत्व रिपीटेशन के आधार पर 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होंगे। और इसको संगीत के सुरों के आधार पर भी कहा गया कि संगीत के 7 सुर होते हैं और 7वें सुर के बाद में जो पुनः 8वां सुर आता है वह पहले सुर के समान होते हैं। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा से शुरू हुआ और सा से पुनः पुनरावृत्ति हो रही है। तो उसी के आधार पर संगीत के सुरों के आधार पर कहा गया कि 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 7 तत्व है और उसके बाद में 8वां तत्व आपका सोडियम आया। तो सोडियम के जो गुणधर्म होंगे वो लिथियम के गुणधर्म के समान होंगे। यहाँ पर एल्युमिनियम के गुणधर्म बोरॉन के समान होंगे। यहाँ पर फ्लोरीन के गुणधर्म फ्लोरीन के समान होंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे जो डोबेल ने जो ट्रिक बनाए थे वो ट्रिक भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसके आधार पर तत्वों को बढ़ते हुए गुण पर रखने पर उनके गुणों में 8 तत्वों के गुणधर्म होंगे वो पहले तत्वों के गुणधर्म के समान होंगे, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। तो इस प्रकार तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया और कैल्शियम तक तत्वों की व्याख्या की गई। तो इस परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी ये रही कि कैल्शियम तक परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों की ही ये व्याख्या कर पाया, इससे आगे वाले तत्वों की वो व्याख्या नहीं कर पाया। मेंडलिव की अवसानी भी परमाणु भार पर आधारित थी। तो तत्वों के इसका जो नियम है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के अवकलन होते हैं। अर्थात तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो तत्वों की पुनरावृत्ति होगी, वह परमाणु भार के अनुसार उनके गुणों में समानता वाले तत्व एक साथ में व्यवस्थित किए जा सकते हैं। इस अवसानी की क्या विशेषता है कि इस अवसानी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो इस प्रकार से खड़े स्तंभ बनाए गए थे, उन ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा गया और इन वर्गों की जो संख्या थी वो संख्या आपके 8 थी और इन वर्गों को पुनः ए बी में विभक्त किया गया था। अर्थात जो 8 वर्ग खड़ी पंक्तियां थी, इन खड़ी पंक्तियों की संख्या 8 थी और इनको पुनः ए ग्रुप और बी ग्रुप में वर्गीकृत किया गया था। क्षैतिज पंक्तियां जो क्षैतिज थी उनको आवत कहा गया और आवत की संख्या 6 थी।
और इसके बाद में उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें, जिनको अक्रिय गैसें कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं उनको उत्कृष्ट या नोबल गैसें कहते हैं। और इनको बाद में जोड़ा गया और उस वर्ग को शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो उत्कृष्ट गैसें बाद में जोड़ी गई उनको शून्य वर्ग से जोड़ा गया। अब तत्वों की आवर्तीयता बनाए रखने के लिए नियम को तोड़ा भी गया। मेंडलिक ने अपनी आवर्त के निर्माण में तत्वों के समान गुण वाले तत्वों को एक साथ में रखने के लिए अपने ही द्वारा बनाए गए परमाणु क्रमांक की बढ़ते क्रम वाले नियम को ही तोड़ा गया। जैसे आवर्त में आप देखोगे कि आयोडीन जिसका परमाणु भार 126.9 और टेलुरियम जिसका परमाणु भार 127.6 है, जिसको तो टेलुरियम को पहले रखा गया और आयोडीन को बाद में रखा गया। तो परमाणु भार अधिक होने, परमाणु भार अधिक है, फिर भी इसको बाद में रखने के स्थान पर पहले रखा गया और इसका परमाणु भार कम है, फिर भी इसको बाद में रखा गया। तो नए तत्वों के लिए और इसकी विशेषता थी कि नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। तो मेंडलिक ने नए तत्वों की भविष्यवाणी भी की कि नए तत्व खोजे जा सकते हैं और उन नए तत्वों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े गए जो बाद में खोजे गए और उनको आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया। अब मेंडलिक की जो आवर्त सारणी थी उसकी कमियां क्या थी? परमाणु भार के क्रम का पालन नहीं किया गया। जो ये उदाहरण यहाँ पर है कि यहाँ पर परमाणु भार के क्रम का निर्धारण नहीं किया गया, पर आयोडीन का परमाणु भार कम होने के बाद भी उसको बाद में रखा गया। इसके अलावा समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में तथा भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वालों को एक ही वर्ग में रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक ही वर्ग में न रखकर अलग अलग वर्गों में रख दिया गया और असमान तत्वों गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग के अंतर्गत रख दिया गया। और नेक्स्ट, समस्थानिक को उचित स्थान न देना। देखिए समस्थानिक क्या होता है? वे परमाणु या वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें, हाइड्रोजन के समस्थानिक तीन होते हैं, 1s1, 1s2 और 1s3। यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। तीनों के परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु भार इसका एक है, इसका 2 है और इसका 3 है। और मेंडलिक की आवर्त सारणी भी परमाणु भार पर आधारित थी। तो ये तीन तत्व होते हैं परमाणु भार के आधार पर, तो इन तीनों को अलग अलग स्थान देना चाहिए था। तो ये समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दे पाया। इसी प्रकार अन्य कई तत्वों के और समस्थानिक होते हैं, उनको भी ये उचित व्याख्या नहीं कर पाया। धन्यवाद।